हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 8 का ये चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नेम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है चैप्टर। एक है व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो एनसीईआरटी में आपके एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल शुरू होता है एक गेम का। ठीक, गेम कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल गेम का एग्जांपल दिया हुआ है। तो फुटबॉल गेम में क्या होता है, जैसे जैसे उसका नेम है फुट और बॉल, यानी बॉल को फुट से ही खेली जाएगी, पैर से खेली जाएगी। अब अगर उसको कोई हाथ से खेलना शुरू करेगा, एक्सेप्ट गोलकीपर, क्योंकि गोलकीपर तो हाथ लगा सकता है, बट बाकी लोग अगर उसको हाथ से पास करने लगे एक दूसरे को, तो क्या होगा, फाउल होगा, यानी वो रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर उसमें और कोई रूल जो है, जो सेट है, उसके अलावा कुछ उसमें इंटरफेयर किया जाने लगेगा, तो क्या होगा, वो पता चलेगा फुटबॉल नहीं कुछ और हो रहा है। अब अगर आपने फुटबॉल नहीं खेला है, आपको क्रिकेट आपका फेवरेट गेम है, तो क्रिकेट का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। क्रिकेट भी एक वेल सेट रूल के तहत है। आप सब जानते हो उसमें कि कहाँ पे हेड विकेट होता है, कहाँ पे कैच आउट होता है। ठीक है, कैसे जो है लेग बिफोर विकेट होता है, कैसे जो है हिट विकेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबके अपने रूल हैं। तो ये जो और ये रूल्स जो है वो एक गेम को दूसरे गेम से एकदम से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके बेसिक रूल्स हैं, इनको उसके या तो उनको फंडामेंटल रूल्स या कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बोलते हैं उनको। तो ऐसे ही कोई जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को भी चलाने के लिए उसके भी फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि वो सोसाइटी किस तरीके की होगी, सोसाइटी का नेचर क्या होगा, उसमें रहने वाले लोग कैसे रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे देखो, गेम से थोड़ा अलग हटके अगर इंसानों में जाओगे, तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और अक्सर ये भी हो सकता है कि एक का इंटरेस्ट जो है वो दूसरे के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करे। मतलब एक आदमी की जो ज़रूरतें हैं उससे हो सकता है दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक रूल क्या करता है, कुछ ऐसा सेटअप करता है कि उनका ज़्यादा नुकसान भी ना हो और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हर एक चीज़ का जो एक कानून बनाया जाता है, उसका फंडामेंटल जो डिसाइड किया जाता है, वो क्या होता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसे सोसाइटी है, ऐसे ही बड़े लेवल पर कोई एक कंट्री हो सकती है। तो उस कंट्री का नेचर डिसाइड करने के लिए उसके लोग रहेंगे कैसे, ठीक है, वहाँ के लोगों को राइट्स किस तरह होंगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किए जा सकेंगे, इस सब चीज़ को ले करके जो नियम्स बनाए जाते हैं, और उन नियम्स का यानी रूल्स का जो एक सेट होता है, ठीक है, और ज़्यादातर वो एक रिटन फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन भी जान सकते हो कि अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा डिफिनेशन। अब है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभी तक हम समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वही चीज़ जैसे अभी गेम में हमने देखा कि गेम्स के लिए रूल्स क्यों ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए रूल्स क्यों ज़रूरी है, ऐसे ही कंट्री के लिए भी रूल्स ज़रूरी हैं, और रूल का जो सेट है उस वही क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। तो किसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की पहली नीड ये होती है, यानी फर्स्ट नीड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की यानी उस पर्टिकुलर कंट्री के आइडियल्स को बताता है, उसके नेचर को बताता है कि वो कंट्री किस तरीके की रहेगी, उसका आइडियल क्या है, वो किन आइडियल्स में बिलीव करता है, कैसे आदर्श को मानता है, वहाँ के लोग कैसे रहेंगे, उनका इंटरनेशनल रिलेशन कैसा रहेगा, वहाँ के लोग किस तरीके की लॉ की प्रैक्टिसेस करेंगे। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे लोग आपस में मिल करके एक समझौता करते हैं। जैसे अभी आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो 1934 में डिमांड इसकी शुरू हुई थी, जब हम अंग्रेज़ों के जिस समय गुलाम थे, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे इस पर खूब ज़्यादा फिर प्रोग्रेस होना शुरू हुई, और जो है दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। और उसको जब बनना शुरू हुआ तो उसमें पूरे देश से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग वेशभूषा के सारे लोग जो वहाँ पे थे, उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया। ठीक है, और 2 वर्ष 11 महीना
और 18 दिन यानी लगभग 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन करके तैयार हो गया। और उसमें ये डिसाइड किया कि हमारी कंट्री इस तरीके की होगी, हम अपने लोगों को इस तरीके की राइट्स देंगे। हाँ, तो उसमें जो बात मतलब जो है कन्फेशन की हो रही थी और एक दूसरे को कंसल्टेशन की हो रही थी कि सब लोग मिल करके, यानी जो अलग अलग लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे को ओवर रूल ना करें, इसलिए सब लोग मिल करके एक समझौते के तहत ऐसे रूल बनाए जाएं जिसमें सारे लोगों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो सारे लोगों को ध्यान में रखा जाए, ऐसे रूल बने। इसलिए पहला रीज़न हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी है किसी कंट्री के लिए। नाउ द सेकेंड थिंग ये है कि जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास नेपाल का। नेपाल आपके जो इंडियन मैप है उसके नॉर्थ साइड में आपको मिल जाएगा। अब आप उसको मैप में देखिएगा तो नेपाल में क्या होता है कि 1990 तक वहाँ पे जो है मोनार्की होती है। मोनार्की का मतलब होता है किंग का रूल, राजा का रूल। ठीक है, और इसके बाद में वहाँ पे क्या होता है, प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं और धीरे धीरे 2006 में आकर के वहाँ पे डेमोक्रेसी हो जाती है। अब आप खुद सोचो, जब एक किंग रूल कर रहा है तब वहाँ का जो रूल होंगे वो कैसे होंगे। अब देखो, रूल पता नहीं रूल हो या ना हो, क्योंकि राजा की कहानियाँ जो आप पढ़ते हो उसमें यही होता है कि व्हाट किंग सेज इज द रूल इज द कॉन्स्टिट्यूशन। राजा ने जो कहा वही न्याय है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, लगभग सभी डेमोक्रेसीज का अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत वो सब वर्क करते हैं। तो जब 2006 में जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई तो वहाँ उस डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बना। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नेचर को भी चेंज किया, ये दिखाया कि हाँ अब हमारी कंट्री का नेचर इस तरीके से है। नेक्स्ट थिंग ये है कि और भी इसका एग्जांपल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें सेफगार्ड देता है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनसे। किस तरीके से सेफगार्ड देता है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का टेन्योर है वो 5 ईयर का है, मतलब हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया और इलेक्ट करने के बाद में अब वो गवर्नमेंट 5 ईयर तक रूल करेगी। अब आप खुद बताइए कि अगर उस गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरीके का उसके ऊपर लिमिटेशन ना क्रिएट की गई हो, उसके लिए कोई रूल ना हो, तो वो 5 ईयर तक जो चाहे वो करेगी। तो 5 ईयर में तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मतलब हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकती है कि नहीं। तो उससे हम खुद को कैसे, यानी उससे आम जनता जो है वो कैसे सिक्योर रहेगी, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि हाँ ये रिटन रूल्स हैं, आप रूल करो, आपको मैंने इलेक्ट करके भेजा है, आप इसके तहत, इन रिटन रूल्स के तहत, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप देश को चलाओ। ठीक है, इसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसके नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। राइट, तो अब सेफगार्ड कैसे करता है इस पे देखो, बहुत बेहतरीन कार्टून से समझाया गया। कार्टून है आपके सामने, यहाँ पर देखो क्या होता है। सुरेश जो है वो क्लास का एक मॉनिटर है। अब जो मैडम है वहाँ पे वो किसी अर्जेंट वर्क से चली जाती है और जो है सुरेश को क्लास में कहती है कि क्लास का ख्याल रखना। अब सुरेश क्या करता है, बेवजह अनिल को परेशान करता है। अनिल से कहता है कि मैं जो अभी तुम्हें मैडम को रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो कहता है कि मैडम मतलब पर मैंने किया क्या है। बट क्या होता है, जब मैडम आती है तो सुरेश मैडम से झूठी कंप्लेन कर देता है। ठीक है, और मैडम उसको अनिल को डांटने लगती है और अनिल कहता है बट हमने तो कुछ किया भी नहीं है। राइट, तो अब यहाँ पे हो सकता है आपको हंसी आई हो, हमें हंसी आई इसलिए हंसी आई है कि इस तरीके के लड़के क्लास में होते हैं। तो इस तरीके के लड़के क्लास में ही नहीं होते हैं, इस तरीके के लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होते हैं, यानी वो जो है वहाँ पे लॉयल्टी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो अब इसके लिए कैसे क्या होगा, तो एक रूल होगा, एक नियम होगा जिसके तहत वो इस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट का मतलब जैसे अभी हमने कहा था ना कि गेम के लिए एक फंडामेंटल राइट है, वैसे देखो हर आदमी का कुछ अपना फंडामेंटल राइट है। जैसे मान लीजिए मैं किसी तरीके के देश में रहूं, किसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में रहूं, लेकिन भले मोनार्की में रहूं या डिक्टेटरशिप में रहूं, कम से कम हमें राइट टू लिव तो चाहिए, यानी जीने का अधिकार तो चाहिए हमको, कि नहीं चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वरना डिक्टेटरशिप में जो है जहाँ पे डिक्टेटर का जो मन हुआ वो करे, तो वहाँ पे तो बर्थराइट भी छीन लेते हैं, मतलब जीने का अधिकार भी छीन लेते हैं। आप जो है जितने डिक्टेटर्स हुए हैं, ज़्यादातर तो हिटलर ही सबसे ज़्यादा फेमस। वहाँ पे देखो, जिसको चाहा उसको मार दिया, ठीक है, जिसको चाहा उसको जिंदा रखा। तो लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जब होते हैं किसी देश में, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, तब वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती हैं।
तो इसमें जो है बताया गया है क्लास 7th में, हाँ आपने पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित राइटर हैं, उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे था कि दलित होने की वजह से उनको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो बट अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर इंडिया का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है कि किसी को कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे, यानी इधर ही इज़ मेल और फीमेल, इन सब के बेस पे कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है, वहाँ पे एक कार्टून, अब ये आप और देखिए, यहाँ पे क्या है, देखो गेम का पीरियड शुरू होने वाला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, कुछ लोग कहते हैं बास्केटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे डिसाइड हो कि कौन क्या खेलेगा। तो होता ये है कि एक तरफ के लोग जो हैं, जो ज़्यादा होते हैं, वो मैडम क्या करती है, वहाँ पे हाथ खड़ा करवाती हैं, और जिधर ज़्यादा वोट होते हैं उनका मान लिया जाता है। तो लेकिन इसमें है, जो एक लड़का है वो कहता है दूसरी लड़की से कि मैम शुड थिंक ऑफ एनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर आल्सो हर्ड। यानी वो लड़का ये कहता है कि जैसे इस तरह तो ये जो मेजॉरिटी में लोग हैं, ये तो हर बार यही होगा कि वो जो खेलना चाहेंगे वो खेलेंगे, क्योंकि वो लोग नंबर में ज़्यादा है, अगर हैंड्स अप करवाएंगी मैडम। तो यानी मैडम को कोई एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जिससे कि उसमें हमारे इंटरेस्ट भी बने रहें। ठीक है, तो यानी अब एक रूल बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा यहाँ पर भी, तो यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। यानी उसने कुछ ऐसी चीज़ें बना करके रखी हैं कि कहीं भी मेजॉरिटी जो है, यानी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो ज़्यादा लोग हैं, वो किसी दूसरे ग्रुप के जो कम लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, या उनके राइट को छीन ना सके। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया है, रिजर्वेशन का सिस्टम रखा गया है। ठीक है, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, यानी वो सब रिजर्वेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है, राइट। देन इसके अलावा और क्या है, इसमें है कि जो सबसे सिग्निफिकेंट रीजन एक और है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमारी, मतलब हमसे हमारी भी रक्षा करता है, हमारी खुद की मदद करता है। अब इसका एग्जांपल देखो कहाँ से आएगा, ये आपके पास एक कार्टून और है। अब यहाँ पे जो शबनम है वो बहुत परेशानी में, इज इन फिक्स का मतलब होता है वो प्रॉब्लम में है। अब प्रॉब्लम में है, उसके पास दो चीज़ें हैं, उसमें उसको डिसीजन बनाना है। एक तो है कि वो टीवी देखे, दूसरा है वो अपना वर्क पूरा करे। अब टीवी का प्रोग्राम भी बार बार तो आएगा नहीं, छूट गया दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन अगले दिन टेस्ट भी है तो उसको वर्क भी पूरा करना है। अब वो करे तो क्या करे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते भी हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो वो सोचती है, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो करती क्या है कि वो अपना वर्क पूरा करती है, टेलीविज़न छोड़ देती, नहीं देखती है। और फिर नीचे देखो उसमें बना है कि जब वो क्या होता है, जब जाती है टेस्ट में तो वो जो चैप्टर पढ़ी होती है वही आता है, तो वो कहती है अच्छा किया था मैंने टीवी नहीं देखा था। ठीक, तो यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि जब हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हों कि दोनों ज़रूरी हों, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें हम किसमें हमारे हित हैं, ऐसी चीज़ों को अप्लाई किया जाए। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो इंश्योर करता है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई हमारे इसमें कि व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपके समझ में ये आया होगा। ठीक है, हमने सारे कार्टून जो आपकी बुक में है वो सब मैंने आपको दिखा दिए और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। देखो बेटा, या जो आप तैयारी करने वाले हो कि ये इसको देखो, ये वीडियो देखो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतरीन बनाएगा, आपको चैप्टर पर देखिए समझा देगा, लेकिन आप बुक जरूर रीड करो। ठीक है, और हाँ ये अभी बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन की बेल दबाइएगा, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, तो वो चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर हमारी लेक्चर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग बताएंगे कि हाँ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन होता है, इनकरेजमेंट मिलता है, तो आगे काम और अच्छा होता है। तो आप लोग भी समझते हो कि किसी का जो है इनकरेजमेंट करना कितना अच्छा होता है। तो अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स कैसे हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोगों ने बात की थी कि क्या कैसे होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है, यानी जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें मैचिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, यानी उनका अपनी कंट्री में रूलिंग करने का क्या तरीका है, किस तरीके की गवर्नमेंट उनके यहाँ वर्क कर रही है, तो इस सब चीज़ों पे और कैसे कैसे राइट्स उन्होंने जो है दे रखे हैं अपने यहाँ के लोगों के, तो इस पर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफर करता है। तो इस तरीके से इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, डिफर करेगा।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो की फीचर्स उसके इस बेस पे डिसाइड होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई जो बनाने वाले लोग थे या बना तो वो किन एक्सपीरियंसेस के बेस पे बना, किन अनुभवों के आधार पे बना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है भाई उसकी जो अगर हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ से है कि जैसे ब्रिटिशर्स आए हमको गुलाम बना लिए, तो उन्होंने मनमाने कानून हम लोगों पे लगाए, मनमाने अत्याचार किए, खूब एक्सप्लॉइटेशन किया, खूब शोषण किया हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ये था कि हम लोग जब आज़ाद होंगे तो किस तरीके आज़ाद होंगे कि हमारी अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी, मतलब हम एक अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, नहीं एक डेमोक्रेसी बनाएंगे, हमारे खुद के रूल्स होंगे, हम उन बनाए रूल्स पे जो है वो रूल हम अपने बनाए रूल से अपने ऊपर गवर्न करेंगे, राइट। हम इस तरीके से किसी के शोषण के शिकार नहीं होंगे। और यही बाद में हुआ कि जब भारत जब आज़ाद होता है तो अलग अलग कम्युनिटी से, कास्ट से, कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से, डिफरेंट रिलीजन से, ठीक है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सबकी बातें वहाँ पे सुनी जाती है, खूब लंबा चौड़ा आपस में डिस्कशन होता है। फिर हर एक चीज़ों पे अलग अलग कंक्लूजन पे लोग पहुँचते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी, इसमें कम से कम लोगों का अहित होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को उसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और जो असेंबली मिल करके उसको बनाती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो अब जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें जो बेसिक की फीचर्स हैं, ठीक है, यानी संविधान हमारा क्या नेचर है उसका, और जो है उसको पढ़ करके उसको जान करके हम सीधे जान लें कि हमारी कंट्री किस तरीके से गवर्न हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यही है जो आपके हर एनसीईआरटी में लिखा रहता है, ठीक है। इसको देख रहे हो, पन्ना पलट देते होगे, तो पन्ना नहीं पलटना, इसको रट डालो, ये समझ लो कि इसको जो है प्रीएम्बल जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा का पूरा मतलब एक परिचय है, इंट्रोडक्शन है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है, यानी जो चीज़ें इसमें लिखी हैं यही इसका मेन मोटो है, इससे अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकता है। तो इसको हम एक बार रीड करते हैं और आई होप कि आप इसको लर्न कर डालोगे, ठीक है। तो लिखा है इसमें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी ये नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके सिटीजन को वो देगा क्या क्या, जस्टिस देगा। किस चीज़ की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी देगा किस चीज़ की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी देगा किस चीज़ की, इक्वलिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, हाँ, और उनको उनके बीच में क्या, फ्रेटर्निटी प्रमोट करेगा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। और इस तरीके से इसको 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट एडॉप्ट कर लिया गया। तो अब इसमें आपने देखा कि जो है ये आपका प्रीएम्बल है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब जो की फीचर्स उसमें हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है इसमें, इसकी जो विशेषता है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की अगर हिंदी में बात करो तो इसको कहते हैं संघवाद। तो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो डिफरेंट लेवल पर होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे कंट्री की जो पावर है वो कहीं एक जगह पे सेंटर्ड हो जाए। एक जगह पे सेंटर्ड जब हो जाएगी तब उससे देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि डाइवर्सिटी जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगी। भाई मान लो एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा कंट्री का, तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से आ जाएगा, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में ही तो ज़्यादा जानेगा कि वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, बाकी जगह ज़रूरतों के बारे में वो ज़्यादा क्या जान पाएगा, ज़्यादा नहीं जान पाएगा। तो इससे ये किया गया कि जो है स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट हो, और बाद में ये भी कहा गया कि जो है उसमें जो है मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ भी बनाई जाएं, ग्राम पंचायत का भी उसमें गठन किया गया, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बनाएगी। तो अपनी कंट्री में क्या है 3 लेवल पर गवर्नमेंट है और ज़्यादातर कंट्रीज में 2 लेवल पर गवर्नमेंट हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डाइवर्सिटीज़ है उन डाइवर्सिटीज़ के बेस पर भी जो है वो गवर्निंग हो सकती है। और इसके लिए क्या किया गया है कि भाई जैसे गवर्न तो एक ही लोगों को करना है, मतलब गवर्न अल्टीमेटली जनता को करना है। अब मान लीजिए सेंटर की भी गवर्नमेंट है और स्टेट की भी गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में टकराहट ना हो जाए किसी रूल को लेकर के। तो वहाँ पे भाई कॉन्स्टिट्यूशन है सबके, उसने एरिया डिवाइड कर दिए कि इन क्षेत्रों के लिए कानून आप बना सकते हो, इसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ों पे दोनों को राइट दे दिया है, तो जिसमें जो है उसमें जो सुपरमेसी है वो सेंटर की है। तो जिसका जिस तरीके से उसमें इंटरेस्ट नहीं, जो ज़्यादा जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिए गए हैं, और जो
ज़्यादा लोगों के मतलब इंडिविजुअल राइट में आ जाते हैं, मतलब इंडिविजुअल में ज़्यादा है, यानी स्टेट लेवल पे जो स्टेट इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उस पर स्टेट को राइट दिया गया है। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के राइट को, यानी इन जो लेवल्स हैं इसके राइट को अलग अलग कर देता है। अब नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो इसमें क्या है, हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज अपनाया गया है, यानी हमारे यहाँ जो है 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है और वोट करके अपने मतलब मनपसंद व्यक्ति को वोट कर सकता है और वो गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है, यानी सरकार बनाने में पूरा का पूरा सहयोग दे सकता है। यहाँ पे जो है सबको वोट देने का राइट है, ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी कल्चर का हो, ठीक है, किसी जेंडर का हो, सबको वोट देने का राइट है। इवन सबको इलेक्शन में खड़े होने का राइट है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है सबका जो है रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक बना रहे, इसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम भी है कि हर कम्युनिटी के लोग, हर ग्रुप के लोग, हर सब लोग भी वहाँ पे पार्लियामेंट में पहुँच सकें और अपने हितों को वहाँ पे सुरक्षित रख सकें। देन है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। थर्ड नंबर पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन मतलब सेपरेट से बना, अलग अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये कि गवर्नमेंट के बेसिकली 3 जो ऑर्गन्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या आपका, एक तो आपका एग्जीक्यूटिव आएगा, एग्जीक्यूटिव ना लिखो पहले, आप सबसे पहले लिखो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव जो लागू करता है, और तीसरा है जुडिशियरी जो न्याय व्यवस्था की देखभाल करता है या इस पर देखता है कि एग्जीक्यूटिव जो है कैसा काम कर रही है और लेजिस्लेटिव जो है किस तरीके कानून बनाने, ये दोनों पे इसका नियंत्रण रखता है। तो इनके बीच भी पावर का सेपरेशन है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है, उसको राइट दे रखी है और इसको चेक एंड बैलेंस का ये काम करते हैं, यानी एक दूसरे के अगर वो गलत काम हो रहे हैं तो उस पर वो टोका टाकी करते हैं। देखो कैसे होता है भाई, लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं इनको जनता चुन करके ऊपर भेजती है, यानी अगर ये गलत काम करेंगे तो जनता इनका अगली बार हिसाब कर लेगी अच्छे से, ठीक है। फिर इसमें से ही एग्जीक्यूटिव बन करके जाते हैं, अब एग्जीक्यूटिव अगर गलत काम करेंगे तो उनका हिसाब ये लेजिस्लेटिव कर लेगी, ठीक है। और इसके अलावा इन सब पे जो कंट्रोल करते हैं जुडिशियरी करते हैं। लेकिन जुडिशियरी पर कंट्रोल कैसे होता है, जुडिशियरी पर कंट्रोल इस तरह होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियरी को अपॉइंट करती है। तो इस तरीके से ये सब तीनों एक दूसरे से इस तरीके से गुथे बिंधे हैं कि एक दूसरे पर कंट्रोल करते रहते हैं और बैलेंस बना रहता है। तो ये है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। देन है फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स पे थोड़ी बात उसमें प्रीएम्बल में हम लोग किए भी थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिए हैं और ये भी है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मतलब हमें बाकायदा मिले हुए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई नहीं ले सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी है यानी समानता का अधिकार। तो राइट ऑफ इक्वलिटी में ये है कि हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष हमको समानता मिली हुई है। हम चाहे जिस जेंडर के हों, चाहे जिस कास्ट के हों, रिलीजन के हों, कलर के हों, लेकिन हमें जो कानून से मदद है यानी कानून की नज़र में हम सबके बराबर एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गई राइट टू इक्वलिटी। देन है राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें यहाँ पे अपने देश में कहीं भी रहने की, ठीक है, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की, इस तरीके की हमें यहाँ पे स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। देन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसमें आपका जो चाइल्ड लेबर है वो भी आ जाता है। तो चाइल्ड लेबर नहीं कराया जाएगा, हमारा ज़बरदस्ती हमारा शोषण नहीं किया जा सकता। देन हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हम किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इस पर हमारे ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। देन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो हमें हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स मिले, शिक्षा का अधिकार हमको मिला हुआ है, ठीक है। और देन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ये है कि अभी ऊपर वाले जो 5 राइट्स बताए गए हैं, अगर ये राइट, ठीक है, हमारे जो है कोई इनको डिस्टर्ब करता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उसको क्या करेगा, हमें उससे सेव करेगा, ठीक है, इन रेमेडीज़ के थ्रू। और फिर लास्ट आपका एक टर्म आता है सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म का हिंदी में इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है,
वो क्या करेगी, मतलब वो किसी भी रिलीजन से अलग है, मतलब रिलीजन से हट के है, यानी अगर वो किसी के बारे में डिसीजन कर रही है तो उसमें वो रिलीजन को बीच में नहीं लाएगी, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे वो अगर उसको प्रमोट करना है तो सारे रिलीजन को प्रमोट करना नहीं, जो भी उसको दान दक्षिणा देना है, कुछ भी किसी के बारे में कोई स्पेशल करना हो तो सबके लिए करे। उस स्टेट का कोई एक अपना रिलीजन नहीं होगा कि हाँ हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं, हम मुस्लिम को मानने वाले हैं, इस तरीके से स्टेट का यानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई वो नहीं हुआ। और ये इसलिए अपने यहाँ सेकुलरिज्म को बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, रिलीजन की जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको जो है कानूनी संरक्षण मतलब जो है मतलब उनमें जो है आपस में टकराव न हो, या जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो किसी के रिलीजन के फेवर में बायस ना हो जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ बना करके रखी हुई है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही था, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।